सभी का आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे NCERT की अगली कड़ी में कक्षा 6 का अध्याय 7 और 8। दोनों छोटे छोटे अध्याय हैं, इसलिए हम दोनों को एक साथ ही पढ़ेंगे। अध्याय 7 है हमारा देश भारत। पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है? तो ये 3200 किलोमीटर है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक भारत का विस्तार कितना है? 29 किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपको पता ही है, भारत। भारत का दक्षिण से उत्तर की ओर मुख्य भूमि का विस्तार है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। अगला प्रश्न है, पश्चिम से पूर्व तक भारत का विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच में है। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो यह 29 डिग्री लगभग, आपको पता है 68 डिग्री से 97 डिग्री के बीच में लगभग 29 डिग्री का फैसला है। तो भारत का देशांतरीय जो विस्तार है वो 29 डिग्री है। इसका माने लगभग 2 घंटे, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे के समय का लगभग फर्क रहता है। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से जुड़ी हुई है? तो ये 7 देशों से जुड़ी हुई है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। कई बच्चों के ये कन्फ्यूज रहता है कि अफगानिस्तान भारत से नहीं जुड़ा हुआ है, किंतु ये जुड़ा हुआ है जम्मू कश्मीर से, जो हालांकि वो पाक अधिकृत कश्मीर में आता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है कि वो पाक के ही अधिकृत में है। भारत भी उस पर अपना कब्जा जाहिर करता है, तो अफगानिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश है। भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। आपके रीड, सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, इन सभी में ये वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि NCERT से प्रश्न उठाए जाएंगे और NCERT के सारे प्रश्न निकाल कर आपको दिए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत को कितनी समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है? तो ये 3 श्रृंखलाओं में बांटा गया है। तो पहली उत्तर में वृहद हिमालय या हिमाद्री, जो उत्तर सबसे उत्तर का क्षेत्र है उसको वृहद हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है, और मध्य में मध्य हिमालय या हिमाचल है, और दक्षिण में शिवालिक है। प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय महामरुस्थल अवस्थित है? तो भारत के पश्चिम भाग में स्थित है, क्योंकि राजस्थान में ये मरुस्थल है। राजस्थान भारत के पश्चिम में ही आता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? तो ये त्रिभुजाकार है। अब देखिए, इस तरीके से यदि हम ये भारत का मान लो नक्शे है, तो इसके बीच में ये प्रायद्वीपीय पठार है, ऐसे 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 त्रिभुजाकार का आकृति है ये। तो ये प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। प्रायद्वीप के पठार के पश्चिम में अवस्थित है। ये प्रायद्वीपीय पठार है, इसके यहाँ पश्चिम में यहाँ है पश्चिमी घाट, यहाँ पश्चिमी घाट है। और अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में स्थित है पूर्वी घाट, तो इधर है पूर्वी घाट। यहाँ घाटियाँ बनी हुई हैं दोस्तों, तो इधर आपके अरब सागर से यदि मानसून उठता है तो इन घाटियों से टकराकर यहाँ भारी वर्षा करता है। इधर बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है, वो भी यहाँ टकराता है। तो ज़्यादातर ये अरब सागर से यहाँ टकराकर वर्षा करता है। अब इनके आगे जो प्रश्न आएंगे उनके बारे में बता दूं आपको। ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्व घाट है, और इन दोनों के यानी पश्चिम घाट के पश्चिम में जो जगह बची हुई है और पूर्व घाट के पूर्व में ये तटीय मैदान है। दोस्तों, ये तटीय मैदान है, तो ध्यान रहे। प्रायद्वीपीय पठार है, उसकी आकृति त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में
पश्चिमी घाट है, पूर्व में पूर्व घाट है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं, और पश्चिमी घाट के पश्चिम में फिर और पूर्व घाट के पूर्व में यहाँ आपके तटीय मैदान हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिणी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में कटा हुआ है। यानी अभी हमने बात की है जो पश्चिमी घाट है उसका विस्तार है वो समान रूप में बराबर बंटा हुआ है, लेकिन पूर्वी घाट है वो बीच बीच में से कटा फटा है, यानी समान रूप से भी विस्तारित नहीं है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में अवस्थित है, तो ये तटीय मैदान है। अभी जो बात की थी हमने पिछले इस चित्र के माध्यम से समझा भी था। तो यह पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में अवस्थित है तटीय मैदान, यानी पश्चिमी तटीय काफी संकरे तथा पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। जैसे पश्चिमी घाट है वो समांतर रूप से फैला हुआ है, और पूर्वी घाट है वो टूटा फूटा है, और यहाँ पश्चिमी जो तटीय मैदान है वो काफ़ी संकरा है, पूर्वी तटीय मैदान थोड़ा चौड़ा है। तो ये बात भी आप थोड़े से ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार परीक्षाओं में बनते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी तटीय मैदान में नदियाँ बहती हैं, पूर्व की ओर बहती हैं। ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। अगला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे कहा जाता है सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? तो ये आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जहाँ समुद्र में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वहाँ सुंदरवन डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा की आकृति कैसी है? त्रिभुज आकार। सुंदरवन डेल्टा की आकृति भी त्रिभुज आकार है, और हमने अभी प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा था उसकी भी आकृति है जो त्रिभुजाकार है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ अपना जल कहाँ गिराती हैं? तो ये अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। तेलंगाना राज्य कब बना था? तो ये बना था जून 2014 को। आपकी ये किताब में दे रखा है, तो ये प्रश्न देना जरूरी था यहाँ, और ये बात आपको ध्यान भी रखनी है कि तेलंगाना यानी अंतिम जो राज्य है वो कब बना था? तो 2 जून 2014 को बना था। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे क्या कहा जाता है? पोलिप, जिन्हें पोलिप कहा जाता है। दोस्तों ये पोलिप यानी जो समुद्री जब जीवित होते हैं समुद्री जीव तब वो पोलिप होते हैं, और मरने के बाद वो प्रवाल कंकाल रूप में हो जाते हैं, तथा इनके बाद में ये द्वीप से बन जाते हैं, एक के ऊपर एक जमते जाते हैं। तो ये समुद्र में होते हैं। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप नहीं, ये लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है। अब है प्रश्न नंबर पाठ 8, भारत जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो इसका पहला पाठ है, लौटते हुए मानसून से भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा होती है? तो ये होती है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। ध्यान रहे सबसे ज़्यादा ये तमिलनाडु में होती है, इसलिए कई बार ऑप्शन में तमिलनाडु आंध्र प्रदेश दोनों आते हैं, और फिर भी ऑप्शन के हिसाब से तमिलनाडु, तो पहले तमिलनाडु को आप माने, यानी सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में होती है। आंध्र प्रदेश में तो कहीं कहीं कभी कभार वर्षा होती है। तो लौटते हुए मानसून से ज़्यादातर वर्षा तमिलनाडु में होती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो ये अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मौसम। अगला प्रश्न है, किसी स्थान की जलवायु निर्भर करती है उस स्थान की स्थिति, ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी एवं उच्चावच पर। यानी किसी भी स्थान की जलवायु किस पर निर्भर करती है? यदि उस समुद्र तल से कितना ऊंचा है, कितना नीचा है, और उसके समुद्र तल से दूरी कितनी है, उच्चावच क्या है, इस तरीके से ये किसी प्रदेश की जलवायु को निर्धारित किया जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तो मौसिनराम मेघालय में, भारत में सबसे ज़्यादा ये स्थान है मौसिनराम मेघालय में, वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। एशियाई शेरों का निवास स्थान है गुजरात के गिर प्रदेश में, एशियाई शेर निवास करते हैं। हाथी तथा एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं, तो ये असम के जंगलों में पाए जाते हैं। हाथी तथा एक सींग वाले गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? असम के जंगलों में। हाथी और कहाँ पाए जाते हैं? यानी असम के जंगलों के अलावा हाथी और कहाँ पाए जाते हैं? तो केरल एवं कर्नाटक में भी खूब मात्रा में हाथी पाए जाते हैं। जंगली गद्दा कहाँ पाया जाता है? तो ये कच्छ के रण में पाया जाता है। जंगली बकरी हिम तेंदुए
भालू इत्यादि कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से मुख्य हैं कोबरा एवं करेत। ये मुख्य प्रजातियां, वैसे सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन कोबरा और करेत मुख्य रूप से भारत में पाए जाते हैं। सर्दी के मौसम में कौन से प्रवासी पक्षी भारत में आते हैं? तो ये आते हैं पिंटेल, बतख, कर्लियू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे और लिटिल स्टंट। ये सर्दी के मौसम में भारत में आ जाते हैं, प्रवासी पक्षी हैं, तो काफ़ी दूर तय करके आते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी लिटिल स्टंट जिसका वजन लगभग 15 ग्राम है। लिटिल स्टंट का वजन कितना होता है? 15 ग्राम। ऐसे भी प्रश्न बनाया जा सकता है। तो सबसे छोटी लिटिल स्टंट जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, कहाँ से आती है? तो ये आर्कटिक प्रदेश से आती है, 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत में आती है। अब देखिए, आपकी किताब के अंत में राजधानियां दे रखी हैं राज्यों की, तो ये भी हम पढ़ेंगे। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद दे रखी है, जो गलत है, किताब में कोई मिस प्रिंटिंग हो गई है या फिर इसने अपडेट नहीं किया है। तो ये आपको पता है अमरावती है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? अमरावती। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, असम की राजधानी है दिसपुर, बिहार की राजधानी है पटना, छत्तीसगढ़ की रायपुर, गोवा की पणजी, गुजरात की गांधीनगर, हरियाणा की चंडीगढ़, हिमाचल की शिमला, झारखंड की रांची। झारखंड की है रांची। कर्नाटक की बेंगलुरु, केरल की तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की भोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई, मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की शिलोंग, मिजोरम की आइजोल, नागालैंड की कोहिमा, ओडिशा की भुवनेश्वर, पंजाब की चंडीगढ़। राजस्थान की आपको पता ही है, नहीं पता है तो बता रहा हूं, जयपुर है। सिक्किम की गंगटोक, तमिलनाडु की चेन्नई, तेलंगाना की हैदराबाद। अब देखिए, तेलंगाना की राजधानी तो हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, यानी नई राजधानी अमरावती बनी, पुराना राज्य आंध्र प्रदेश है। तो पुराने राज्य की राजधानी नई है और नए राज्य की राजधानी पुरानी है। तेलंगाना जो नया राज्य बना है उसकी पुरानी राजधानी हैदराबाद रखी गई है और आंध्र प्रदेश की अमरावती। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, त्रिपुरा की अगरतला, पश्चिम बंगाल की कोलकाता। अब यूटी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी राजधानियां दे रखी हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन और दीव, इन दोनों को एक कर दिया है। किताब में 2 दिखा रखे हैं, लेकिन दोनों को एक कर दिया और दोनों की राजधानी सिलवासा है। दोनों की एक ही राजधानी है अभी, सिलवासा। लक्षद्वीप की कवरत्ती है, पुडुचेरी की पुडुचेरी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है और लद्दाख की लेह है। तो इस तरीके से दोस्तों ये कक्षा 6 की ज्योग्राफी की किताब पूर्ण हुई है। अब आगे भी इसी तरीके से वीडियो चलते रहेंगे। पीछे की वीडियो आपको देखना है तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं और आपको देखने भी चाहिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।